बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मी प्यास रखने वाले अफराद हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि कहीं उन्हें कोई इल्मी ख़जाना मिल जाए जिससे वो अपने प्यासे दिमाग को सैराब कर सकें। उन इल्मी ख़जानों में से एक ख़जाने का नाम नहजुल बलागा है और जनाब अमीरुल मोमिनीन साहिब नहजुल बलागा खुतबा नंबर 69 में इरशाद फरमाते हैं कि देखो, मैं अली इल्मी जवाहिर रेज़े नाप नाप के तकसीम कर रहा हूँ और काश कोई ज़र्फ़ ऐसा हो जो इन इल्मी जवाहिर रेज़ों को समेट ले। अब ये जनाब अमीर इस्लाम ही कह सकते हैं। खुतबा नंबर 69 है। अब नहजुल बलागा में क्या है, इस के हुसूल के लिए जवानों को राग़िब करने के लिए ज़रूरी ये है कि नहजुल बलागा की हकीकत और अहमियत से जवानों को आशना कराया जाए। हम इस मौजू पर चंद मौक़े पे बुजुर्गान की मेहनतों को पेश कर चुके हैं। आज हम जिस शख्सियत की नहजुल बलागा पर मेहनत बर सग़ीर में बयान करना चाहते हैं वो बर सग़ीर की उर्दू ज़बान की जानी पहचानी शख्सियत मौलाना अब्दुल रज़ाक मली आबादी हैं। मौलाना अब्दुल रज़ाक मली आबादी जनाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम के बहुत करीबी साथियों में से और उनके बाज़ अखबारात के एडिटर रहे हैं। मौलाना अब्दुल रज़ाक मली आबादी के दो काम हैं। एक तो ये कि इन्होंने 1950 में नहजुल बलागा के दूसरे हिस्से का उर्दू में तर्जमा किया, यानी खतूत का, और दूसरा काम इनका ये है कि बरे सग़ीर में ही एक किताब बड़ी अच्छी जो इसको बहुत पजीराई मिली है, इम्तियाज़ अली अर्शी मरहूम की, उस किताब का इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने पे तर्जमा किया। ये मेरे पास इस्तिनाद नहजुल बलागा है जनाब इम्तियाज़ अली अर्शी की, हम इसको अलग भी शाये कर चुके हैं। इसके सफ़ा 3 पर इन्होंने लिखा है कि ये मकाला यानी इस्तिनाद नहजुल बलागा फ़ारान रिसाले में छपा, फिर रज़ाकार में छपा, फिर सरफराज में छपा, और सरफराज के खुसूसी नंबर 1958 को देख के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम मग़फ़ूर की नज़र से ये गुजरा तो उन्होंने मकाले को बेहद पसंद फरमाया और मौलाना अब्दुल रज़ाक मली आबादी मरहूम को हुक्म दिया कि उसका अरबी तर्जमा मजल्ला सकाफ़तुल हिंद में छापा जाए। तो ये 1957 दिसंबर में इन्होंने तर्जमा किया है इस रिसाले का अरबी में, और फिर अरबी में ये शाये हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ारसी में भी शाये हो चुका है। बहरहाल ये तौक़ीआत और रुक़आत अमीरुल मोमिनीन के उन्वान से अलग भी ये अब्दुल रज़ाक मली आबादी का ये तर्जमा शाये हुआ है 79 खतूत का। और बाज़ प्यासों की फिर प्यास नहीं बुझती, जब इन्होंने 79 खतूत का तर्जमा किया तो फिर मुख्तलिफ खतूत तलाश करने शुरू किए और 32 खतूत ज़मीमे के तौर पर इन्होंने फिर इजाफ़ा किए हैं जो नहजुल बलागा में नहीं है, बल्कि इन्होंने अल इमामत व सियासत और शरह इब्न अबिल हदीद वगैरह से लिए हैं। ये प्यास इंशाल्लाह कभी अर्ज़ करूँगा कि जब नहजुल बलागा की तरफ कोई आता है तो ऐसा प्यासा होता है कि फिर नहजुल बलागा पे इक्तिफा नहीं करता और की तलाश में रहता है। उनमें से एक इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली हैं जिन्होंने 20 जिल्दों में शरह लिखी है। तो आखिर में फिर कहते हैं कि अभी हम सैर नहीं हुए, फिर 1000 कलिमात जनाब अमीरुल मोमिनीन जमा किए, हमने उनका उर्दू में तर्जमा कराया है। किसी वक्त इंशाल्लाह उनमें से कुछ ऐसे पेश करूँगा। अब जो इस वक्त अर्ज़ करना है वो ज़्यादा तफसील नहीं। अल्लामा जनाब मौलाना अब्दुल रज़ाक मली आबादी ने नहजुल बलागा के इस तर्जमे के शुरू में एक उन्वान दिया है अपने मुकद्दमे का, पहला बोल। ये पहला बोल मुझे बहुत पसंद है। अब ये पहला बोल अब्दुल रज़ाक मली आबादी का है या पहला बोल अली का है, ज़रा मैं जल्दी से आपकी खिदमत में इसको पेश करता हूँ और फिर कोशिश करते हैं कि हम नहजुल बलागा की तरफ राग़िब हों। फ़कत इसलिए इसको अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए नहजुल बलागा में क्या क्या है। पहला बोल जनाब अब्दुल रज़ाक मली आबादी ने ये इसको लिखा है नवंबर 1950 में, नवंबर 1950 में नई दिल्ली से ये इन्होंने लिखा है। पहले बोल के उन्वान से ये लिखते हैं, उलमाए अरब व अजम का फैसला है कि कलामुल्लाह और कलाम रसूलुल्लाह के बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का कलाम अफ़सहुल कलाम व अबलगुल मकाल है। हज़रत अमीर की लिसान अमीरुल लिसान और हज़रत अमीर का कलाम अमीरुल कलाम है। ऐसा मालूम होता है कि मलाए आला से कोई मुकद्दस नूरानी हस्ती बोल रही है। ये नहजुल बलागा के बारे में देखिए ज़रा, लफ्ज़ तो बेशक इंसानी लफ्ज़ हैं,
آواز بھی بے شک انسانی آواز ہے، مگر کلام کا انجام و نظام انسانی نہیں ملکوتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا فکرہ بھی اپنی جگہ ممتاز ہے، ایسا ممتاز کہ انسانی کلام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بس اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جوان اس طرف متوجہ رہیں، اس بے مثال کلام سے علم حاصل کریں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں سید رضی پر کہ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبوں، تحریروں اور جملوں کا ایک مجموعہ چھوڑ گئے۔ نہج البلاغہ اسی مجموعے کا نام ہے۔ یہ مجموعہ بلا شبہ عربی ادب کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ پر عربی زبان جتنا فخر کرے کم ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس کے جس حصے میں تحریریں جمع کی گئی ہیں انمول خزانہ ہے، یعنی دوسرا حصہ۔ ہر زبان میں نثر نے نظم کے بعد بہت ترقی کی ہے۔ قوم کی ذہنی پختگی اور تمدن کی ترقی کے ساتھ نثر آگے بڑھتی ہے۔ عربی زبان میں نثر کا پہلا نمونہ قرآن مجید ہے، مگر قرآن کے نثر ایسے اسلوب پر ہے کہ بقول ابن خلدون فن انشاء میں اسے رہنما بنایا نہیں جا سکتا۔ اس نثر کی پیروی انسانی طاقت سے باہر ہے قرآن مجید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے ثلاثہ کے مراسلات مکاتیب نہایت مختصر ہوتے تھے، اس لیے کہ نثر نے ابھی تک ترقی نہیں کی تھی۔ دفعتاً امیر المومنین علیہ السلام سے نثر شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نثر صحیح معنی میں نثر ہے، مگر ایسی نثر جس پر ہر عربی نثر قربان کی جا سکتی ہے۔ امیر المومنین کی ذرا اس پہ غور فرمائیے گا، بڑے عجیب جملے لکھے ہیں جناب ملیح آبادی نے۔ فرماتے ہیں امیر المومنین کی خطابت ایک معجزہ ہے، لیکن امیر المومنین کی انشاء تو معجزے سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے۔ ایسی بے تکلف بلند ٹھوس تحریر کی امیر المومنین سے پہلے عربی ادب میں مثال نہیں ملتی۔ اور پھر تحریر بھی کیسی، ہر موضوع پر، ہر عنوان پر، اہم سیاسی مسائل پر محیط اور اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاقی مواعظ پر حاوی، تنزیہ بھی، ناصحانہ بھی، دل ملانے والی بھی، دل ہلا ڈالنے والی بھی۔ ذرا دیکھیے، دل ملانے والی تحریریں بھی ہیں، دل ہلا ڈالنے والی بھی ہیں، ایمان کی پرورش کرنے والی بھی، نفاق کو بے پردہ کر ڈالنے والی بھی، طویل سے طویل بھی، مختصر سے مختصر بھی، مگر اس طرح کے ہر لفظ فصاحت کا علمبردار، ہر جملہ بلاغت کا آئینہ دار۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت امیر المؤمنین کی کنیزیں ہیں، جو ہر وقت تعمیل حکم کے لیے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں ایسی بلیغ تحریر کے ترجمے میں، پھر ترجمے کی طرف آتے ہیں، ترجمے میں لوہے کے کیسے چنے چبانا پڑتے ہیں، پھر امیر المؤمنین کی تحریر کا ترجمہ کیسا ہوگا یہ جانتے ہوئے بھی، اپنی بے بضاعتی کا علم رکھتے ہوئے بھی اس کٹھن مہم کا بیڑا میں نے اٹھایا۔ میری اس جرأت کی سفارش شاید یہ واقعہ کرے کہ اس ادبی خزانے کو اردو میں منتقل کرنے کی اب تک کسی نے ہمت نہیں کی۔ یعنی یہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے اس حصے کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اور یہ بھی قابل غور ہے کہ بر صغیر کے دانشوران نے نہج البلاغہ کی کیسے خدمت کی۔ نام بعض عرض کر چکا ہوں، امتیاز علی خان عرشی کا نام، یہ ہم پہلا بول پڑھ رہے ہیں جناب ملیح آبادی کا، اور یہاں ایک اور شخصیت کا تذکرہ ہے۔ اور میری اس جرأت کی ذمہ داری سراسر بھائی مولانا غلام رسول صاحب مہر کے سر ہے۔ وہ ہمت نہ دلاتے تو میں جرأت بھی نہ کرتا۔ اب یہ مولانا غلام رسول صاحب مہر جو ہے، یہ علامہ اقبال کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ 1930-31 میں جب علامہ اقبال فلسطین کانفرنس میں گئے تھے تو یہ مولانا غلام رسول مہر صاحب ان کے ساتھ تھے۔ اب دیکھیے مولانا مہر صاحب جناب ملیح آبادی کو ہمت دلا رہے ہیں کہ آپ نہج البلاغہ کے اس حصے کا ترجمہ کیجئے۔ ابوالکلام آزاد نے جناب امتیاز علی خان کی استناد نہج البلاغہ کا عربی میں ترجمہ کرایا۔ تو یہ سارے علماء اہل سنت ہیں۔ امتیاز علی خان کی محبت دیکھیے نہج البلاغہ سے، مولانا ابوالکلام آزاد کی دیکھیے، مولانا ملیح آبادی کی دیکھیے، اور مولانا غلام رسول صاحب کی دیکھیے۔ اور اسی وجہ سے میں جو سمجھتا ہوں، چونکہ علامہ اقبال نے نہج البلاغہ کا لفظ استعمال
इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कलाम अमीरुल मोमिनीन की जो अजमत बयान की है, कुव्वत दीन मुबीन फरमूद अश के जनाब अमीरुल मोमिनीन के फरामीन दीन मुबीन की कुव्वत का जरिया हैं, तो उन दीन मुबीन की कुव्वत का जरिया कलाम में से कुछ इस नहजुल बलागा में है। बहरहाल ये एक शख्सियत खुद मौलाना गुलाम रसूल साहब महर, इन्होंने इनको हिम्मत दिलाई मलिया आबादी साहब को कि तर्जमा करें। तर्जमा जैसा भी है आपके सामने है, इसमें खामियां हो सकती हैं, लेकिन ये बात मेरे लिए तसल्ली की है कि तर्जमा सही है। मैंने उर्दू ज़बान की सलासत भी कहीं कहीं सेहत तर्जमा पर कुर्बान कर दी है, और मुझे यकीन है कि इस तर्जमे को सामने रखकर अरबी अदब के शहदाई नहजुल बलागा का मुताला करेंगे तो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। बस हम भी पहला बोल मलिया आबादी का इसलिए पढ़ रहे हैं कि नहजुल बलागा का मुताला अरबी अदब के शहदाई करेंगे तो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। फिर थोड़े से नहजुल बलागा के बारे में फरमाते हैं, इस किताब में सलमान फ़ारसी के नाम एक ख़त के अलावा, ये ख़त 68 है नहजुल बलागा के इस दूसरे हिस्से में, सलमान फ़ारसी के नाम एक ख़त के अलावा जितनी तहरीरें हैं अमीरुल मोमिनीन के आगाज़ खिलाफत से शहादत तक की हैं, यानी सन 36 हिजरी से 40 हिजरी तक तकरीबन 4 बरस की मुद्दत में अमीरुल मोमिनीन ये सब लिखा है या लिखवाया है। सैयद रज़ी ने नहजुल बलागा, ये ज़रा जवान तवज्जो फरमाएं कि नहजुल बलागा की हकीकत क्या है। सैयद रज़ी ने नहजुल बलागा जैसा कि नाम से जाहिर है इसलिए तैयार नहीं किया था कि अमीरुल मोमिनीन का सब कलाम जमा कर दें, बल्कि मकसूद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा फसीह व बलीग कलाम चुन लिया जाए। यानी नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन के कलाम का मुकम्मल मजमुआ नहीं है, बल्कि फसीह तरीन कलाम का मजमुआ है। इसलिए नहजुल बलागा में पाबंदी नहीं की गई कि मुकम्मल तहरीरें जमा की जाएं। बहुत सी नामुकम्मल तहरीरें भी हैं, लेकिन नहजुल बलागा के शुहरा आफाक शारिह इब्न अबिल हदीद ने अक्सर नामुकम्मल तहरीरें मुस्तनद रिवायतों से मुकम्मल कर दी हैं। खाकसार अब्दुल रज़ाक, मलिह आबादी, नई दिल्ली, नवंबर 1950। यह है पहला बोल, जिस बोल का एक एक जुमला हम है, और फिर इस के एक एक जुमले में नहजुल बलागा की जो अहमियत बयान की गई है वो भी अपनी जगह पे मुहिम है। परवरदिगार कलाम अमीरुल मोमिनीन से जो ये फरमाते हैं कि मैं इल्मी जवाहिर रेज़े नाप नाप कर तकसीम कर रहा हूँ, हमारे दिलों को इतनी वुसअत दे कि हम उन कलाम अमीरुल मोमिनीन के ख़जानों को उनमें समा सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।